Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. Today we will start our fourth unit Chemical Kinetics, and today's topics are general introduction, types of reaction and rate of reaction. Let's start. केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कोई भी रिएक्शन जो होती है उसकी क्या स्पीड है, क्या उसका रेट है, जो या क्या किस तरह से हो रही है वो रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो सब कुछ स्टडी करते हैं। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स को? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of, क्या स्टडी करेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कह लो या और स्पीड भी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है किस वे में वो हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या बॉन्ड टूट रहा है, क्या उनसा बन रहा है, कौन से रिएजेंट, क्या वर्क, मतलब कितनी एनर्जी उनको चाहिए होती है, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। वो सब कुछ हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर? तो केमिकल काइनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन और एंड इट्स मैकेनिज्म। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन तो आपको क्लियर होगी, कोई भी आपने अभी तक 9 से 12 अब रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो पहले हम जो है रिएक्टेंट लिखते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद हम यहां लिखते हैं प्रोडक्ट और यहां पर हम लिखते हैं कंडीशंस, टेम्परेचर की हो चाहे प्रेशर की हो, या हम उसके अंदर क्या जो भी कैटालिस्ट वगैरह यूज किए जा रहे हैं या वो किस प्रोसेस के थ्रू की जा रही है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर लिखते हैं एरो के ऊपर, है ना। और इस तरह हम जितने भी रिएक्टेंट है उनको लिख देते हैं, इधर प्रोडक्ट लिख देते हैं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो हम उनको बीच में प्लस साइन दिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को शो करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बेस पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं भाई रिएक्शंस की? 3 टाइप्स होती हैं। एक तो होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्पीडली हो जाती है, इतना कम टाइम लगता है कि हमने जैसे रिएक्टेंट डाला प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है। यहां तक कि देखो इसको इतना कम टाइम लगता है, 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻16 सेकंड के अंदर इस टाइप की रिएक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। हर एक में टाइम वेराइज करता है वैसे तो, लेकिन इतना कम टाइम में भी ये रिएक्शंस हो जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। तो द रिएक्शंस which take place instantly instantaneously, मतलब बहुत ही जल्दी जो रिएक्शंस हो जाती हैं, that are called very fast reaction. For example, जैसे कि NaOH है, क्या है, एक बेस है ना, इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, तो क्या बनेगा भाई? साल्ट बनेगा ना, NaCl, और क्या निकल जाएगा? वाटर। एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? साल्ट और वाटर निकल जाता है ना। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही स्पीडली होती है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके बाद आ जाती है वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड, वेरी स्लो रिएक्शंस। ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो होती हैं, बहुत दिन लग जाते हैं इनमें, कई महीने भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं?
very slow reaction. These reactions takes place very slowly and take days or months, ठीक है, दिन और महीने लगते हैं इनमें होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लेना, वहां पे भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस, कैसे आयरन जो है ऑक्सीजन और एसिड जो है हमारे एनवायरनमेंट में जो है एसिड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स मिलकर है ना, वो सब करवाता, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज रस्ट। तो वो क्या है, बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, कई महीने भी लग जाते हैं, कई दिन भी लग जाते हैं उन रिएक्शंस को होने पे। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड टाइप है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट का मतलब इंटरमीडिएट, ठीक है, ना तो ज्यादा फास्ट होगी ना ही स्लो होगी, कुछ मिनटों में हो सकती है वो रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन कुछ आवर्स में हो सकती है, बस उससे ज्यादा ना तो उनको टाइम लगता है ना उससे कम लगता है, में कुछ मिनट्स तो लगेंगे ही, ठीक है। दैट आर रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम उन्हीं से क्या है उनका रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शंस है तो उन पे भी हम उनको स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस होंगी, कई महीने लग जाएंगे, तो हम वहीं बैठे थोड़ी रहेंगे उनको स्टडी करने के लिए कि हाँ हो रहा है, बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो हम जो लेबोरेटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो हमारी किस में आती है, मॉडरेट कंडीशंस वाली होती है, मॉडरेट टाइप रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शंस विच आर नॉट वेरी फास्ट, नॉट स्लो, ना तो वो स्लो होती है ना ही फास्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं इस टाइप में, कभी भी हम रिएक्शंस वगैरह या कोई डेफिनेशन देने लग जाए, किसी के बारे में बताने लग जाए, एग्जाम्पल पॉसिबल है तो एग्जाम्पल पूछे या ना पूछे आपको बतानी है, ठीक है। तो इससे क्लियर होता है कि आपने अच्छे से उसको समझा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है भाई, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। H3O पॉजिटिव भी लिखा होता है, H2O और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में भी लिख सकते हैं, या प्लस H2O या लिख दो, एसिड की प्रेजेंस ऐसे लिख दो, कैसे भी दिखा सकते हैं हाइड्रोलिसिस को, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 और C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है ना, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसमें ये डिसोशिएट हो जाता है। तो ये रिएक्शंस क्या है, मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन होता है H2O2 का, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, डिकम्पोज होगा, डिसोशिएट होगा, ठीक है, तो क्या बना देगा, वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। तो ये क्या है, आपकी मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस है, ठीक है। अभी जो हम इस चैप्टर के अंदर रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारी मॉडरेट टाइप की ही रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके ही मैकेनिज्म वगैरह हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब देखो हमने रिएक्शन पढ़ी, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, है ना। अब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी चेंज हुई कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, हर टाइम पे कितनी उसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कितनी वो या तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्शन के अंदर, डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम।
तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे। इट इज द चेंज इन concentration, it is a change in concentration of any reactant or product per unit time is called rate of reaction। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये रिएक्शन हमने करी है तो इसका जो रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ये रिएक्टेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या चेंज होगी। कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, मान लो ये इसकी कंसंट्रेशन है तो ये चेंज होगी पर यूनिट टाइम, तो चेंज होगी। अब पता है आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो क्या लगा देंगे माइनस साइन। तो ये कंसंट्रेशन डेल्टा किसके लिए लगाते हैं, चेंज के लिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और पर यूनिट चेंज इन टाइम, कितना चेंज टाइम हो रहा है, डिक्रीज होगी इसीलिए माइनस लगा दिया। अगर प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देते हैं। कोई एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल PCl5 phosphorus pentachloride dissociate to give rise to phosphorus pentachloride trichloride and Cl2। ठीक है, ये बनाता है। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है अगर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालेंगे तो रिएक्टेंट क्या है, PCl5, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा PCl5 की कंसंट्रेशन बाय डेल्टा टी निकालेंगे, है ना। तो कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में हम शो करते हैं। ठीक है, और में हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो डेल्टा ऑफ PCl3 बाय डेल्टा टी, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Cl2 बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। मतलब किसी की भी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें पता है और उसके चेंज इन कंसंट्रेशन पे कितनी चेंज हुई, उसके विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम ही रहता है, चाहे रिएक्टेंट का निकालो या प्रोडक्ट। ये सारे आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, नाउ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स क्या रहेंगी। अब देखो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, क्या होती है, मोल्स पर लीटर, और टाइम नीचे है। ठीक है, तो यूनिट होगी मोल्स पर लीटर पर टाइम। तो पर सेकंड लेते हैं नॉर्मली, तो छोटा एस बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट रहेगी। नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो कोई भी रिएक्शन हो रही है तो ये तो है नहीं कि पूरी रिएक्शन में, पूरी की थ्रू आउट द रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है सेम रहता है, वो क्या है, वेराइज भी करता है, डिफरेंट होता रहता है। तो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इस रिएक्शन का, तो हम क्या लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, किस टाइम क्या स्पीड है, किस टाइम क्या स्पीड है, उसकी होने में मतलब रेट जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी आपको पता है वो चेंज होती रहती है। जितनी ज्यादा आगे हम फैक्टर्स भी पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सेम नहीं रहता थ्रू आउट द रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, हम क्या लेते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन does not remain same throughout the reaction, so we take average rate of reaction। इसलिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। अब इसको कैसे शो करेंगे हम,
आर एवरेज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस डेल्टा ऑफ आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ही रहेगा, ठीक है यहां पर, लेकिन ये एवरेज ले लिया, बहुत सारे जितने भी रिएक्टेंट्स है उनका एवरेज होता है ये, ठीक है। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये होगा एवरेज रेट। इस तरह ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है एक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एक इंस्टेंट टाइम पर, एक छोटे से टाइम पे बिल्कुल हमने देखना भी इसी टाइम पे हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इंस्टेंट टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसमें जो है चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, और बहुत टाइम जो है चेंज है वो भी क्या होगा, बहुत थोड़ा ही होगा, है ना। थोड़े से इंटरवल पे ही हमने क्या करना है, देखना है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एट द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्षण होता है ना, इंस्टेंट का मतलब क्षण, मोमेंट, वो एकदम पर्टिकुलर थोड़ा सा ही टाइम होता है, दैट इज इंस्टेंट टाइम, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने जो है कोई रिएक्शन है उसके अंदर स्मॉल चेंज जो है वो dx हुआ है, फॉर एग्जाम्पल dx इज द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड वो कितने टाइम पर हुआ है, वो स्मॉल टाइम है dt, एंड dt इज टाइम ड्यूरेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस के लिए INST लगा देते हैं हम। रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या होगा, डी चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट तो माइनस लगा देंगे, dx बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय टाइम, है ना। और अगर प्रोडक्ट की है तो हम क्या लगा देंगे इसमें, विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। तो ये आप माइनस प्लस का तो हमने उसके अकॉर्डिंग देखना है। इंस्टेंट रेट में चेंज कितना स्मॉल चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दैट टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो अगर हम कोई रिएक्शन ले लें, मान लो यही है जर्नल ले लेते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो इसमें आर इंस्टेंट अगर आप ले लेते हो एक मोमेंट पे, तो वो क्या होगी, डी ऑफ आर कंसंट्रेशन बाय dt। इस तरह से हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को करेंगे और साइन क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डी ऑफ द प्रोडक्ट बाय dt। तो डी स्मॉल चेंज के लिए हम यूज करते हैं, डेल्टा हम लार्ज चेंज के लिए करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स। उसके लिए हम जनरल को एक क्वेश्चन लेके पहले कर लेते हैं। मान लो ए रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है, उसके ए मोल्स जो है रिएक्ट करके इसके साथ बी मोल ऑफ द अदर रिएक्टेंट है हमारा बी, उसके साथ रिएक्ट करते हैं जिसके भी बी मोल्स है, और गिव राइज टू सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ द डी। दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस टाइप की एक हमने जनरल इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अब देखो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि रिएक्टेंट जो है आपको पता है कि धीरे धीरे डिसअपियर होंगे, है ना, क्योंकि वो खत्म होते जाएंगे और प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू अगर हम रिएक्टेंट निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर हमने ए का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है कि वो कैसे डिसअपियर हुआ है, तो उसको हम लिख लेंगे। देखो अगर जर्नल में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम तो क्या लिखते हैं, देखो पहले ये बता देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन
इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर देखते हैं तो माइनस ए बाई डेल्टा टी, मैंने डी टी आपको बताया था है ना, इतना तो डी बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी। अब यहाँ पर ये एक स्टाइकोमेट्री और आ गई, तो स्टाइकोमेट्री को आपको लेना है ऐसे 1 बाई ए, ये सोचो माइनस का साइन तो रहेगा ही, ठीक है, तो स्टाइकोमेट्री को आप इस तरह से लेंगे -1 बाई ए डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। ऐसे ही प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लेते हैं, सॉरी दूसरा रिएक्टेंट भी ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी ले लेते हैं, -1 बाई बी लेंगे, ठीक है, और डी बी की कंसंट्रेशन बाई डी टी, क्लियर। और ऐसे ही प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो प्लस साइन आ जाएगा 1 बाई सी डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू दिस वन डी कंसंट्रेशन ऑफ डी टी। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के भी, किसी भी प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देखो डिसअपीयरेंस होंगे, रिएक्टेंट तो क्या होंगे, डिसअपीयर ही होंगे भाई, गायब हो रहे हैं यहाँ से, तो वो क्या रहेगा उसको हम अलग से, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा होता है या निकालना भी आ जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की बात करूं तो क्या आ जाएगा भाई, कितना रेट ऑफ चेंज है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, दिस वन, ओनली दिस वन, स्टाइकोमेट्री नहीं लेनी है आपने। तो ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, अगर मैं बी की बात करूं, क्योंकि बी भी क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, तो माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। अब यहां पर जो है प्रोडक्ट है वो उनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, तो वहां पर हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैंने निकालना है सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डी टी, अगर मैं डी का निकालती हूं तो डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय डी टी, ये प्लस के साइन आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल सकते हैं आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसके बाद हम मैंने कोई रिएक्शन लेके उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें 4NH3 कंबाइन होकर 5 ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं 4NO एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गिवन है 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इस रिएक्शन के लिए हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, यहां से -1/4 डी अमोनिया की कंसंट्रेशन बाय dt, ये होगा कि नहीं रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, इसके विद रिस्पेक्ट टू निकाले अगर हम ऑक्सीजन के तो -1/5 है ना डी ऑक्सीजन बाय dt। और क्या निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो 1/4 कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय dt, और इसके विद रिस्पेक्ट टू वाटर के तो 1/6 डी ऑफ वाटर की कंसंट्रेशन बाय dt। यही हो सकता है भाई रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो हमने, या डिसअपीयरेंस की बात करें तो हमने स्टाइकोमेट्री नहीं लेनी, ये लेना है और इसको बताना है, यही होता है। अब हमें गिवन किसका है, NO का गिवन है, और निकालना किसका है, अमोनिया का। तो इन दोनों को हम, ये आप पता है आपको, ये टर्म और ये टर्म क्या है, इक्वल है, तो इनको इक्वल रख लेते हैं। तो -1/4 डी ऑफ अमोनिया बाय dt इज इक्वल टू क्या, 1/4 डी NO कंसंट्रेशन बाय dt, ये इक्वल है, इससे हमें पता चला, ठीक है। अब क्या गिवन है, ये दे रखा है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, तो यानी कि 1/4 इंटू में 3.6 × 10⁻³ ये चीज आपको गिवन है, यही बताया ना मैंने, ये चीज है सिर्फ रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिस वन, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें
यानी कि हम मुझे ये सिर्फ ये निकालना है, तो माइनस डी ऑफ NH3 बाई डी टी। यहां पर एक बार मैंने 1/4, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे ये निकालनी है, तो इस टर्म को मैं उस तरफ निकाल ले जाऊंगी, तो माइनस डी ऑफ अमोनिया बाई डी टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो 4/4 हो गया इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ये से कट जाएगा, तो ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना आ गया, 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वैसे भी देखो यहाँ पे 4 थे और यहाँ पर भी 4 थे, तो इनका तो वैसे भी इक्वल आना ही था, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करके दिखाना है। आई थिंक क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शन से हमने इन दोनों टर्म्स को देखा कि ये दोनों इक्वल है, इक्वल ले लिए, फिर हमें डिसअपीयरेंस ये रेट दे रखा था, तो ये रख दिया हमने, और यहां से हमने सॉरी फॉर्मेशन था ये, और डिसअपीयरेंस हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही किसी और का भी निकाल सकते हो, O2 का अगर निकालना है आपको, तो ये वाला O2 की टर्म्स है यहाँ पे रख लेना, और इसको यहाँ पर रख लेना और निकाल सकते हो। अब हमने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर निकालनी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिस वन है, तो 1/6 इससे निकलेगी ना, DH2O बाई dt इज इक्वल टू, अगर अब तो अमोनिया की भी आ गई है हमारे पास, ये भी है, कोई भी टर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो वही ले लेते हैं हम जो गिवन है अभी फिलहाल, dt ये ले लिया। अब हमें ये निकालना है, तो H2O बाई dt, तो 6 चला जाएगा ऊपर, 6/4, और इसकी वैल्यूज आपको पता है कितनी आ गई, 3.6 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारी क्या आ गई, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ जाएगी, ये आप निकाल लेना। यूनिट आप जरूर लिखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो इस तरह से हम जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, ज्यादा होने हैं, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग बहुत है, ठीक है, आने ही होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट उनका नेचर क्या हो, उस पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, स्पीडली होगी वो रिएक्शन या स्लोली होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, जैसे NO जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और NO2 बनाता है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। CO ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 बनाता है, ठीक है। ये दो रिएक्शन देखो आपको एक जैसी सी रिएक्शन लग रही है ना, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर भी सेम सी ये है ना, सेम सी रिएक्शन, सिर्फ ये चेंज है, ये वाला रिएक्टेंट यहाँ पर NO है, यहाँ पर CO है, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन बताऊं कि आपको क्या रहेगा, तो आप ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो सिर्फ किस चेंज पे, इस रिएक्टेंट के चेंज पे ही क्या डिपेंड हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन कि कितना चेंज हो, एक तो फास्ट रिएक्शन हो गई, एक स्लो रिएक्शन होती है। तो ये क्यों डिपेंड करता है, देखो जो इनका बॉन्ड होता है, कोई बॉन्ड बन रहा है रिएक्टेंट में, भाई आपस में रिएक्टेंट जो है उनका बॉन्ड टूटना भी जरूरी होता है, कईयों में बॉन्ड बनते हैं, कंबाइन हो रहे हैं तो वो बन रहे हैं, तो उनमें क्या है डिफरेंट एनर्जी लगती है, क्योंकि हर एक का जो है नेचर अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन का नेचर अलग है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होगी, कार्बन नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या कार्बन जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो अलग है, ठीक है। उनको तोड़ने में या उनको बनने में क्या है अलग टाइम लगेगा, अलग जो है एनर्जी लगेगी, रिक्वायरमेंट होगी उसकी, है ना। तो उन फैक्टर्स पे डिपेंड करके रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे क्या है डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो वो स्पीडली रिएक्शन होगी, मोर द रेट ऑफ कंसंट्रेशन मोर इज द
कंसंट्रेशन मोर इज रेट ऑफ रिएक्शन, उतनी ही वो रिएक्शन जो है जल्दी हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स जल्दी से स्ट्राइक करेंगे, पास में आएंगे, उतने ही ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन की एक मॉलिक्यूल कहाँ बैठा है उनको आने में, पास आने में भी टाइम लग जाता है ना, तो वो चीजें डिपेंड करती हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर की बात करें तो हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर पता है आपको एनर्जी देता है, कोई भी रिएक्शन है उसको एनर्जी देनी है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पीड अप होगी, उसको एनर्जी मिलेगी। अगर कोई बॉन्ड बनना होगा तो भी एनर्जी उसको चाहिए होती है, बॉन्ड टूटेगा तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो कौन देगा, टेम्परेचर देगा। हम जो उसको हीट सप्लाई करेंगे, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उससे भी मिल सकती है ना, तो वो टेम्परेचर। तो इंक्रीज टेम्परेचर से क्या होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो ये कहते हैं कि लगभग 10 डिग्री जो है राइज होता है टेम्परेचर, हर 10 डिग्री राइज पे जो है डबल हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस, डबल हो जाता है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद आ जाता है आपका एक फैक्टर कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। आपको पता है कई बार हमने रिएक्शन देखे उसके ऊपर कैटालिस्ट जो है आपको शो करते हैं ना, तो कई रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लो होती हैं, बहुत टाइम लग जाता है, तो हम क्या करते हैं उसमें कैटालिस्ट डाल देते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं, उनको स्पीड अप कर देते हैं, रिएक्शन को जल्दी हो जाएगी वो रिएक्शन। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। कैटालिस्ट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिएक्शंस में, वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मानो कि लॉक एंड की वाला हाइपोथेसिस होती है, लॉक है, ठीक है, वो आपका मान लो ओपन है, अब हम उसमें की डाल दिया, उसको क्लोज कर दिया, की को बाहर निकाल दिया, बंद हो गया, तो ओपन मान लो लॉक जो है वो एक रिएक्टेंट है और उसकी प्रोसेस हुई, वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, प्रोडक्ट बन गया। मान लो क्लोज लॉक क्या है आपका, प्रोडक्ट है। तो की ने क्या काम किया, सिर्फ उसको प्रोसेस को करवा दिया है ना, और वापस आ गया। तो ऐसे ही क्या है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, की में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ही चेंज हुआ। ऐसे ही कैटालिस्ट जो है रिएक्शन में कोई चेंज, मतलब खुद में कोई चेंज नहीं लाते हैं, वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं, सिर्फ वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, उस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कई रिएक्शन है जो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ही होती हैं, जो हमने करवानी होती है जल्दी जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया आपको पता है, अभी हमने पढ़ा भी चैप्टर में, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस पे उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, है ना। और वो रिएक्शन यानी कि कोई भी चीज, ये रिएक्टेंट है, इसके पास जितने भी दूसरा रिएक्टेंट जल्दी से आएगा उतनी वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी से होगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। विद ग्रेटर सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। कई रिएक्शंस हैं जो डार्क में हो जाती हैं, ठीक है, कई रिएक्शन हैं जो लाइट में ही होती हैं। ठीक है, वो उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे रिएक्शंस जो हैं, फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2 give rise to 2HCl। तो ये रिएक्शन जो है लाइट की प्रेजेंस में होती है। H का मतलब होता है लाइट, जहां भी ये छोड़ना इसका मतलब होता है लाइट। तो हाइड्रोजन क्लोरीन जो है कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, तो इसको क्या होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।